नमस्कार, आप सब देख रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके जरिए हमारी कोशिश होती है कि सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचा सकें और साथ ही नवीनतम तकनीकों से आपको रूबरू भी करा सकें। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे हम, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। कृषि के साथ मधुमक्खी पालन से दोहरा लाभ ले किसान। ड्रिप इरिगेशन करने वालों को मिलेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी सुपर सीडर मशीन। किसान भाई बहनों, आप इन दिनों मधुमक्खी पालन कर अच्छी आमदनी ले सकते हैं, क्योंकि अब लीची का मौसम आ रहा है। लीची के मौसम में मधुमक्खी का बॉक्स लगाने से उसकी शहद की गुणवत्ता अच्छी होती है। विशेष जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली के पौधा संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम। लीची के बगीचा में मधुमक्खी के बक्से को रख करके शहद इकट्ठा कर रहे हैं, और जो फ्रूट सेटिंग होती है लीची का, वो भी काफ़ी इम्प्रूव होता है मधुमक्खी का बक्सा रखने से। यह मधुमक्खी पालन बहुत ही आसान है तकनीक करना, और यह हमारे लिए बहुत अच्छा एक भोजन का एक बहुत बढ़िया स्रोत माना जाता है। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में पानी की किल्लत से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में कृषि की उन्नति के लिए कम पानी में बेहतर उत्पादन को हासिल करने के उद्देश्य से ड्रिप इरिगेशन तकनीक का प्रयोग आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। इस तकनीक द्वारा पाइपों से पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे कि पौधों को भरपूर नमी भी मिल पाती है और दूसरी तरफ पानी की भी बचत होती है। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि किसान इससे जुड़कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ भी ले सकते हैं। किसान भाई बहन, यदि आप औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं तो मेंथा एक बेहतर विकल्प हो सकता है। मेंथा की खेती करने के लिए आसपास के बाजार में इसकी मांग को ध्यान में रखकर ही करें, क्योंकि इससे बाजार भाव में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। साथ ही अच्छे उत्पादन की प्राप्ति के लिए इसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें। किसान भाई बहनों, मेथा यानी कि जापानी पुदीना की खेती काफ़ी लाभकारी है। फरवरी या मार्च के महीने में इसकी बुआई का उपयुक्त समय है। इसके उन्नत प्रभेदों में MAS, एक कालका, कोशी, गोमती और हिमालय आदि का प्रयोग करके आप बेहतर फसल ले सकते हैं। साथ ही बाजार में सही तरीके से विपणन कर ज़्यादा आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित कर सकते हैं। सब्जियां हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कारण बाजार में इनकी मांग सदा बनी रहती है। फूल गोभी भी अपने स्वाद और पौष्टिकता के कारण लोकप्रिय सब्जी है। वैशाली जिला के कर्मठ किसान अजय कुमार फूल गोभी का ही उत्पादन कर अच्छी आय का सृजन कर रहे हैं। साथ ही वे फूल गोभी के बीज का उत्पादन करके भी लाभ ले रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। अजय कुमार हुआ, घर मीनापुर। ये खेती लगभग 15 कट्ठा में गोभी का खेती करते हैं। उसे आधा गोभी काट कर उसके बाद बीज बनाते हैं, और इसमें लागत इस साल कुछ बढ़िया फसल आया है कि मुनाफा हुआ है। इस बीज का अपने से बाहर में वितरण भी करते हैं, जैविक खाद भी डाल के ही बनाते हैं इस बीज को। बीज में मुनाफा तो हर साल लगभग ठीक ही रहता है, फसल उपजने के ऊपर है। लेकिन इस साल बारिश में मौसम कुछ ख़राब हो गया है, बारिश बरसने से। हाँ, फिर भी होगा, दुगना होगा। किसान भाई बहनों, सुपर सीडर मशीन हमारी कई समस्याओं का एक साथ निदान करती है। सुपर सीडर मशीन से किसानों को धान के बाद गेहूं की बुवाई के लिए बार बार जुताई नहीं करनी होती, ना ही हर पराली को जलाने की जरूरत होती है, बल्कि यह पराली खाद का काम करेगी। सुपर सीडर में रोटावेटर,
रोलर व 40 सीड ड्रिल लगा होता है। सुपर सीडर ट्रैक्टर के साथ 12 से 18 इंच खड़ी पराली के खेत में जुताई करते हैं, जिससे आपका काम काफी सरल हो जाता है और समय की भी बचत होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाकरगंज पटना अनाज मंडी, जहां जानेंगे अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5,200 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ आपने सुनी अपने ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी भी। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ने का हम सिलसिला जारी रखते हैं और जानकारियों के लिए अब बारी है इस भेंट वार्ता की। दुधारू पशुओं से एक तरफ हमें बहुत फायदा होता है, खासतौर पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि के साथ साथ या स्वतंत्र रूप से पशुपालन बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन दुधारू पशुओं में अगर बीमारियों का प्रकोप हो तो उन पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता, उनके दुग्ध उत्पादन की क्षमता भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। तो दुधारू पशुओं में होने वाले कौन से हैं ये रोग और कैसे करें उनका रोकथाम, इसके बारे में अब लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस भेंट वार्ता के जरिए। हम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें आप जानते हैं कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारी, पशुपालन भाइयों का किस तरह से अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, कम लागत में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं, और सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं हमारे किसान भाइयों के लिए चल रही है। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है दुधारू पशुओं में होने वाले संक्रामक रोग एवं उससे बचाव, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर मनोज कुमार, वरीय वैज्ञानिक और प्रोफेसर। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे जो पशुपालन भाई हैं उनको ये बताइए कि ये लोग दुधारू पशुओं में होने वाले जो संक्रामक रोग होते हैं उससे किस तरह से बच सकते हैं और अपने पशुओं को किस तरह से देखभाल कर सकते हैं कि जो कि उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। किसान भाइयों, जैसा कि प्राकृतिक रूप से ये बना हुआ है कि संक्रामक रोग होंगे, अगर जीव है तो संक्रमण होता है, संक्रामक विषाणु या जीवाणु प्रकृति में मौजूद है। तो इसी तथ्य पर मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे पालतू पशु हैं जो हम लोग घर में रखते हैं, दुधारू पशु खास करके, वो संक्रामक रोगों से ग्रसित होते हैं। तो संक्रामक रोग 3 तरह के सूक्ष्म जीवों से होता है। पहला तो जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरा है विषाणु जिसे वायरस कहते हैं, तीसरा है फफूंद फंगस से। ठीक है, तो ज़्यादातर रोग जो होते हैं वो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया जनित या इसको कहेंगे कि जीवाणु जनित रोग होते हैं, जिसमें कि आपको जैसे कि थनैला काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी परेशानी दे रहा है। खास करके संकर नस्ल के पशुओं में ये समस्या काफ़ी देखने को मिल रही है इन दिनों। तो वो
दूसरा आपको जैसे कि गलघोटू बहुत बीमारी काफ़ी भैंसों में खास करके इसकी मतलब कि आक्रांता को देखा जाता है। और इसके अलावा और भी है तो जैसे गलघोटू है ना, उससे पशुओं की मृत्यु भी बहुत होती है। और तीसरा है लंगड़ी बीमारी या कंचनजंघा, ऐसे ये मतलब कि कृष्णजंघा बोलते हैं उसको, कृष्णजंघा ये सब करके नाम होता है। मतलब पैरों में पैर सड़ जाता है, पीछे का पैर जो है ना, जो मस्कुलर जो मांस वाला पोर्शन है थाइस का, वो पशुओं का सड़ जाता है और अंततः मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा देखिएगा कि आपको लास्ट ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी मतलब 6 महीने के बाद कभी भी आपको दिखेगा एबॉर्शन का केसेस, ब्रुसेलोसिस बहुत हो रहा है, तो एबॉर्शन का केसेस बहुत मिल रहा है। इसी तरह आपको दूसरा है कि ये विषाणु से होते हैं, तो जीवाणु जनित जो रोग होंगे वो एंटीबायोटिक से होता है। या तो उसका संक्रमण हमेशा फीड जैसे कंटामिनेटेड होगा कहीं से, वो जीवाणु जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं वो पहले से मौजूद हैं, दाना में हो सकता है, घास में हो सकता है, कहीं से आ गया। पानी सबसे महत्वपूर्ण है, पानी। हम खुद भी जैसे टीबी है तो दोनों तरह से होता है। पशुओं में अगर टीबी है तो उसके पालक को भी होता है। कभी कभी पालक को अगर टीबी है तो खांसने के क्रम में सांस के द्वारा हो जाता है, तो पशुओं में भी होता है। ये हाल के दिनों में ये चीज़ साबित हुआ है, मेरा भी अनुभव रहा है कि मनुष्य से पशुओं में भी टीबी हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को बता रहे हैं ना कि सब सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रकृति, मनुष्य और पशु, ये सब मिलकर एक चेन बनाते हैं, जिसको वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट आजकल नया बहुत आ रहा है कि सब चीज़ों को मिला के चलना। ऐसा नहीं कि हम पशु को सुरक्षित रखें या हम अपने आप को स्वस्थ रखें तो पशु मतलब स्वस्थ रहेंगे। तो एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं। प्रकृति में मैं जो बता रहा था, पानी है, फीड है, सॉइल है, मतलब मिट्टी है, तो वहाँ से हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न करने वाले जो भी होंगे कारक, जैसे विषाणु, जीवाणु, कोई भी हो सकते हैं, वो तुरंत से पशुओं में प्रवेश करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हम भी रहे। जैसे पशुओं को जब जाते हैं देने, दाना पानी देने या उनकी देखभाल, तो सतर्क रहे। जैसे खांसी वासी हमें है या लग रहा है कुछ, तो एक नाक को बांध लीजिए, मास्क लगा लीजिए, तब वहाँ जाइए। हो सकता है कि उसमें कुछ होंगे रोग जनक तत्व, तो आपको हो जाएंगे, आप में से उनको हो सकता है। हाथ वाथ अच्छे से धोकर उनको दाना पानी ये सब दीजिए, और उनको हैंडल करने के बाद में जैसे दाना वाना दिया, बांधा या कोई भी प्रक्रिया की है, उसके बाद से आप अपना साबुन से अच्छे से हाथ धोइए, अपने आप को भी रखिए। नहीं तो हो सकता है कि एक पशु में कुछ होगा रोगजनक ये विषाणु, आप उसको किए, दूसरे में गए, उसमें नहीं था, तो ये हाथ वाथ में लगा हुआ लार हो गया, ये हो गया, उनके शरीर से कैसे भी दूसरे में चला गया। तो इन सब चीज़ों को परहेज करने से ही हमारा रोग मतलब कि मुक्त होने का एक ही उपाय है बस। सर, आपने बहुत अच्छा बताया। अब ये बताइए कि दुधारू पशुओं में जब दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में गाय दूध देती है, तो फिर अचानक से देखने में आता है ना कि फिर दूध देना कम कर देती है, तो पता चलता है कि उसे थनैला रोग है। लेकिन थनैला रोग क्यों होता है और किस तरह से उसका बचाव हमारे पशुपालक भाई कर सकते हैं? किसान भाइयों, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया कि थनैला रोग कैसे होता है। देखिए, थनैला दूध एक अपने आप में बहुत बड़ा मतलब पोषक तत्व है, और बैक्टीरिया को भी पोषक तत्व चाहिए प्रकृति में जीने के लिए, तो वो ऐसे मतलब पर हमला करता है, वहाँ उसको पोषक तत्व, वहाँ जीने का उसको जरिया मिलता है, तो होता है। ये थनों का रोग है, और ये असेंडिंग रूट से ज़्यादातर कि बाहर के वातावरण से, ये जैसा मैं अभी बता रहा था, वातावरण से जाता है। जैसे आपका फर्श है, गंदा है, गोबर की गाय, साफ़ नहीं हुआ, बैठ गए, कुछ इंजुरी है, थन में बांटों में थोड़ी इंजुरी है, वहाँ पे कहीं गोबर में कीचड़ में बैठी, वो हुआ। तीसरा होता है कि जैसे हम दूध दो रहे हैं, हमारा हाथ साफ़ नहीं है। अभी इसकी चर्चा मैं अभी कुछ देर पहले कर ही रहा था कि जैसे दूध दो रहे, एक गाय का दूहा, हाथ को धोइए, साफ़ कीजिए, नहीं तो दूसरे को दूध दुहे। अगर एक में थनैला रोग के कुछ जीवाणु होंगे, थनैला नहीं भी है तो भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि थनैला का लक्षण दिखेगा तभी, ऐसे जीवाणु ऐसे भी रहते हैं। वो एक समय में ये लक्षण को मतलब प्रदर्शित करते हैं, उनका जो भी क्रियाकलाप होता है उसकी वजह से। तो दूसरे में गए, उसको धोना शुरू किए, तो यहाँ से बैक्टीरिया को आप वहाँ तक आप ट्रांसफ़र कर दिए, और गाय के नहीं हुआ, या ज़मीन की बात बता रहे हैं, ये सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ है। बहुत दूध देने वाली गाय को पूरा दूध नहीं निकाला,
कुछ रह गया अंदर अंश। तो ये सब बहुत सारे कारण होते हैं जिससे एक्सटर्नल फैक्टर से ही जीवाणु अंदर प्रवेश करता है उसमें थन में, और फाइनली जाके वो उसमें इन्फ्लामेशन सूजन करता है, और सूजन करने की वजह से वो काफ़ी सहन सूज जाता है, बहुत तरह का है। तो देखेंगे आपकी खून आना, दूध में थक्का थक्का जैसा आना, कभी कभी पानी जैसा आएगा, तो फाइब्रोसिस हो जाता है, और लास्ट में वो जो भी थन में या इसमें हुआ वो देखेंगे कि सूख जाता है, बिल्कुल फाइब्रोज एकदम सिकुड़ जाता है, वो फिर किसी काम का नहीं रहता। तो उससे दूध आना बंद हो गया तो आपकी गाय की कीमत, उपयोगिता भी कमी, तो ये सब चीज़ है। तो इन सब चीज़ों से वो थोड़ा सा आपको बचने का उपाय करना चाहिए। सर आपने बहुत अच्छा बताया। अब आप चलते चलते हमारे पशुपालक भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी का जो मौसम है, खास करके होली के टाइम पे शरद ऋतु आने को है और ये ठंडे का मौसम ढल रहा है, तो ये जो बदल रहा है, सुबह शाम टेम्परेचर कम हो जाता है, तापमान दिन में बढ़ जाता है, धूप होना, कभी ये होना, बीच बीच में बारिश हो जाना, इस तरह का जो बदलता मौसम है ना, सबसे संक्रामक रोग के लिए, मतलब कि उसको संक्रमण करने के लिए जो भी विषाणु या जीवाणु हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौसम फेवरेबल होता है, मतलब उनको प्रोत्साहन देने वाला होता है। तो ऐसे बदलते मौसम में हम तो ये कहेंगे कि ना कि सुबह शाम आप गाय भैंस या जो भी होगा उनको ठंडे में ना निकालें, ठंडा पानी से नहलाने के लिए सुबह नहीं नहलाएं, धूप होने के बाद ही नहलाइए। उनको बहुत ठंडा पानी नहीं दीजिए, रात में खास करके उनके घरों को बंद करके, कि रात में सर्द हवा चलती है, सर्द हो जा, थोड़ी टेम्परेचर कम हो जाती है, उसको रखिए, और दिन में बाहर धूप में निकाल कर रखिए। प्रबंधन अच्छा कीजिए, भोजन अच्छा दीजिए उनको, जो भी दाना, बिचाली, हरा घास ज़रूर दीजिए। तो ये सब पोषक तत्वों का ख्याल रखिए, उनको देख रेख करिए कि खास करके कि मौसम की वजह से उनको कोई ऐसा नहीं, बाहर खुले में मत रात में छोड़िए उनको, कहीं किसी शेड के अंदर या घर में कहीं भी बांध कर रखिए, ताकि उनको रात में ओस वगैरह अगर गिरता है या कुछ होता है तो उससे नहीं हो। तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बदलते मौसम में आपके पशु स्वस्थ रहेंगे अगर आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे उनका। तो सर आपने हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी किस तरह से वो दुधारू पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। तो सर इसी के साथ नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। चलिए जानकारियों के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़े मनोरंजक अंदाज में। जी हाँ, ये फीचर फिल्म जो आप तक पहुंचाएगी सरकार की योजनाओं की जानकारी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं, और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है।
इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1,75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। घड़ी की सुइयों ने अब कर दिया है इशारा कि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो रखिए अपना और अपनों का ख्याल और जुड़े रहिए कार्यक्रम से इसी समय इसी चैनल पर ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।